गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी में आपको दूसरा लेसन जो है, ये पार्ट पहला हमने आपको संसाधन पढ़ा दिया है। संसाधन बाद भूमि संसाधन पढ़ाया है। ये अगला पार्ट जो इसका है उसमें है जल संसाधन। जल संसाधन पहले जल की संरचना पढ़ते हैं, जल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो जल की संरचना जैसे बताया गया है कि उसका अणुसूत्र H2O होता है। जल का हिमांक 01 सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। जल का अणुभार 18 होता है। और पृथ्वी पर जो जल का विस्तार है वह लगभग 71% है। इसके अतिरिक्त जो जल हमको शुद्ध मिलता है, क्योंकि 97.5% जल जो है, जो उपस्थित जल पृथ्वी पर है, 97.5% उस भाग का जो जल उपस्थित भाग है उसका 97.5 यानी 97.5% जो है केवल खारे पानी यानी समुद्र और झीलों के रूप में। केवल 2.5% 2.5% ही ऐसा है जो आपको अन्य रूप में मतलब मिलता है, नहीं तो वह जो है 97.5 जो है वह इस तरीके से। उसमें भी जो है नदियों, तालाबों, झीलों इस तरीके से है। और जो अन्य जो मतलब जो हमको मिलता है हमारे उपयोग के लिए जो जल होता है वह केवल 1% होता है। तो इसलिए जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव के लिए जल जो है अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर जल की अधिक मात्रा होती है विद्यमान। जितना शरीर का भार होता है उसके भार के अनुसार जो है जल का भाग होता है। जैसे मानव शरीर में 65 से 70% जो है जल होता है, हाथी में 80% और कुछ ऐसे जीव हैं जिनके में 95% जो है जल होता है। इसके बाद वनस्पतियों में भी जल उपस्थित होता है। वनस्पतियाँ जैसे पालक है, मूली है, इन सबों में तो लगभग 95% जल उपस्थित रहता है। तो जल जो है अत्यंत आवश्यक चीज़ है, जिससे जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, इसलिए कहता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जल जो है, जल से आज हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे नहरें बनाना, निकालना, बिजली पैदा करना, तो ये सब भी जल की उपयोगिता को महत्वपूर्ण जो है कारक है या उपयोगिता को दर्शाते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो जल जो है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के वर्तमान समय में हम जो है जल को जो है संसाधन के रूप में पढ़ते हैं। और जल आता कैसे है? जल का जो मुख्य स्रोत है वर्षा है। जैसे सागरों में हुआ, चाहे जहाँ भी हुआ, जल वह एकत्रित जो होता है वह केवल वर्षा के द्वारा ही जल उपस्थित होता, मतलब आपको मिलता है। जल का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा के द्वारा ही जल जो है नदियों, नालों के माध्यम से समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का जल ही ऑब्जर्व होकर भूमि के अंदर जाके भूगर्भ जल के रूप में मिलता है। तो वर्षा का जल ही जो है वह मूल साधन है जो हमको मिलता है विभिन्न रूपों में धरातल पर। क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो है केवल 1% ही हमारे उपयोग के लिए है, इसलिए जल का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जल का प्रबंधन नहीं करेंगे और जल जो है हमारे उपयोगिता के लिए नहीं मिल पाएगा, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या की क्रियाएं सब जल पे आश्रित हैं, कि खेती हुई सब कुछ जो है जल पे आश्रित है, यानी कृषि किसको करते हैं। इसलिए जल, बड़े बड़े उद्योग हैं जो जल के द्वारा नहीं हो सकते। मतलब हर कार्य के लिए जल महत्वपूर्ण कार्य है। और वह हमारे उपयोगिता के लिए जो आवश्यक जल है वह केवल 1% है। इसलिए हमको जो है जल का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में कहीं बाढ़ आती है,
कहीं अति वर्षण के कारण जो है भूमि का अपरदन हो जाता है, नदियों में बाढ़ आने के कारण जो है कई गांव जो है जलमग्न हो जाते हैं, कई शहर जलमग्न हो जा रहे हैं। लेकिन ठीक जैसे ही गर्मी आएगी हम ये भी देखेंगे कि पानी के लिए लोग जो है लाइन लगाएंगे टैंकरों के सामने। चेन्नई वन्नई मद्रास में ऐसे है जहाँ ट्रेनों से जल जाता है पीने के लिए, ट्रेन पे टैंकर लगा होता है और वो जो है टैंकर पहुँचाता है, ट्रेन का टैंकर जो है पहुँचाएगा जल जो है, जैसे लोग डीजल पेट्रोल ढोते हैं वैसे जल ढो जाता है। अब यही देखिए कि जल का कुप्रबंधन ही है कि आज बरसात में वर्षा में जल हमें जो है हर जगह जलमग्न शहर में दिख रहा है, लेकिन वहीं 6 महीने 8 महीने बाद जो है हम जल के लिए लाइन लगाएंगे, जल नहीं मिलेगा। तो ये हम कुप्रबंधन है, जिसके परिणामस्वरूप आज हम जो है जल के लिए जो है परेशान होते हैं। अगर जल का प्रबंधन किया जाए, आज के वर्षा के जल को हम प्रबंधित किया जाए तो जल जो है हमारे उपयोगिता में काम आएगा कल के लिए। अब एक चीज़ और है, जैसे इसका उदाहरण भी हमारे पास प्रस्तुत है। जैसे दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जब दामोदर नदी पे बांध नहीं बना था तो दामोदर नदी पे जो है वह हमेशा जो है दिक्कत आती थी और बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना के माध्यम से जब उस पर बांध बनाया गया तो आज वो वरदान बन गया। उससे नहरें निकाली गई, सिंचाई के साधन बनाए गए, जहाँ असिंचित भूमि थी वहाँ सिंचाई होने से अच्छे अनाज उत्पादन होने लगे। यह जो है यह परिवर्तन है। तो हम ये कह सकते हैं अगर प्रबंधन किया जाए जल का तो पहली बात कि जल की जो सूखे की समस्या वह दूर होगी, और दूसरा यह भी होगा कि हमको जो बाढ़ के कारण जो नुकसानी हो रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। यानी जल प्रबंधन के द्वारा हमें दोनों समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। एक तो अकाल खत्म हो जाएगा, दूसरे बाढ़ खत्म हो जाएगी। यानी दो प्राकृतिक आपदाएं जो आपकी हैं वह दोनों केवल जल के प्रबंधन से ही समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पाठ। आपको इसी पाठ में नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसको, जल के प्रबंधन के बारे में भी हम दिखाएंगे प्रश्न में आपको। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसमें आप शुरुआत में इसको देख लीजिएगा। ये भूमिका है जो हमने बताया अभी, आप उसको लिख लीजिएगा भूमिका पाठ की। उसके बाद जो है आप इसको जो है फिर अगला प्रश्न के हिसाब से लिखिएगा, जो हम अभी प्रश्न देंगे आप नेक्स्ट, उस हिसाब से आप उसको कर दीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा, पहले पाठ शुरू प्रारंभ होगा तो इस पाठ के प्रारंभ में आप इसी तरीके से लिख लीजिए, भूमिका लिखिएगा। भूमिका के बाद लिख लीजिएगा भूमिका कि हमारे भूमंडल पे जल जो है लगभग 71% उपस्थित है, और इसमें से उपस्थित जल का 97.5% भाग जो है समुद्रों के रूप में है, शेष जो है नदियों और झीलों के रूप में है। मानव उपयोगिता के लिए 1% से कम ही जल जो है मिल पाता है। इस तरीके से भूमिका लिखने के बाद फिर अब जल की संरचना लिख लीजिएगा। इसकी जल की संरचना जो है जरूर लिखना है, जल की संरचना पूरी लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है फिर हम जो प्रश्न बताएंगे, प्रश्न आप उसको जो है लिख के इसी तरीके से कर दीजिएगा। धन्यवाद।